नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स और डिकोड करेंगे उनके कॉज और इफेक्ट को। अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना पसंद है या आप सीख रहे हैं पढ़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। टेस्ला आस्क्स व्हिच जॉब्स आर क्रिटिकल, स्टोकिंग ले ऑफ फियर्स। टेस्ला, आप सब जानते होंगे टेस्ला के बारे में। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ट्विटर के भी ओनर हैं वो, एंड उनकी ही कंपनी है टेस्ला। टेस्ला के मैनेजर्स से पूछा गया है कि इनके जो ईच ऑफ देयर एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और इनकी जो पोजीशंस हैं इनके एम्प्लॉयज की, इनके अंदर जो भी हैं, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। और इसकी वजह से ले ऑफ के फियर आ गए हैं पूरी कंपनी में कि कंपनी में ले ऑफ्स हो सकते हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने रिपोर्ट किया वेंसडे को। टेस्ला ने भेजा एक सिंगल लाइन क्वेरी फॉर ईच जॉब आफ्टर कैंसलिंग सम एम्प्लॉयज बाय एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज। तो यहाँ पे हर एक जॉब के लिए एक सिंगल लाइन क्वेरी भेजी गई, ठीक है। एंड जो कुछ लोग फेमिलियर है इस मैटर से, उनका कहना है कि इनके पास 1,40,473 एम्प्लॉयज थे ग्लोबली एज ऑफ December 31st लास्ट ईयर। टेस्ला के शेयर प्राइस बढ़े 2.7% इन प्री मार्केट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे हो सकता है टेस्ला ले ऑफ करे, इसीलिए वो पूछ रहा है कि क्यों, क्या ये जो एम्प्लॉय के रोल्स हैं ये बहुत ही क्रिटिकल हैं कंपनी के लिए। अगर जिनके भी ना हो वो सकता है ले ऑफ हो। बोइंग 737 दो प्लग बोल्ट्स अपीयर टू बी मिसिंग NTSB। एक दो पैनल, ठीक है, उड़कर गिर गया, ठीक है, निकल के बोइंग 737 मैक्स 9 जेट से मिड फ्लाइट जनवरी 5 को, और यहाँ पे 4 बोल्ट्स उसमें जो थे मिसिंग थे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है यूएस इन्वेस्टिगेटर्स से, जिन्होंने प्रोवाइड किया पहला लुक कि यहाँ पे जो मिसहैप हुआ था क्या हुआ था। तो जो भी फाइनल कंक्लूजन्स आते हैं यहाँ पे, बोइंग इसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ये कहना है बोइंग के CEO का, डेव कालन का, इन अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऐसे और भी आप देखेंगे ना, न्यूज आ रही है बोइंग के जेट्स के बारे में, काफी न्यूज में भी रहा ये। कुछ जेट्स में स्क्रूज मिसिंग है, मतलब बेसिकली ओवरऑल आप देखेंगे मेंटेनेंस इश्यूज बहुत सारे देखे जा रहे हैं एयरलाइंस में। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आगे बोइंग अपना जो नेम है जो टार्निश हो रहा है इसकी वजह से उसे क्लियर करता है। मैं बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी एयरप्लेन, जो जितने भी एयरप्लेन बनते हैं आप देखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं उनमें से एक बोइंग है, और बहुत ही कम है पूरी दुनिया में। बोइंग और एयरबस आपको दिखेंगे ज्यादातर, ठीक है। Lufthansa cancels hundreds of flights as staff goes on strike. Lufthansa ग्राउंड स्टाफ जो है लुफ्थांसा की, वो स्ट्राइक पर चले गए, जिसकी वजह से उन्हें अपने मेजर फ्लाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़े हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है लुफ्थांसा को। तो जो इनके ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक में आप देखेंगे स्ट्राइक की है, जो कि लुफ्थांसा के दो मेन हब हैं, और बर्लिन में भी। तो यहाँ पर लेट्स सी किस तरीके से निगोशिएट करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्राइक होते हैं ये बहुत ही बड़े रीजंस हो सकते हैं लॉसेस के किसी भी कंपनी के लिए। तो किसी भी कंपनी में जब यूनियंस होते हैं और स्ट्राइक्स वहाँ पे कंडक्ट होती है इस तरीके से, तो जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि इस मामले को सेटल किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉसेस सिर्फ कंपनी को नहीं हो सकते हैं, उल्टा कंज्यूमर्स को भी बहुत दिक्कतें हो सकती है, राइट। अगर फ्लाइट्स नहीं चल रही, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स अब कैंसिल हो गई हैं, तो जितनी भी बाकी एयरलाइंस होंगी ना, अब क्या हुआ यहाँ पे आप देखिए, सप्लाई कम हो गई एयरलाइंस की, राइट। मान लीजिए डेली की 100 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है लुफ्थांसा की, तो सप्लाई 100 से कम हो गई है, ठीक है। क्या होगा, डिमांड तो उतना ही है, डिमांड तो सेम है। अब जो बाकी एयरलाइंस है ना, एक्स एयरलाइंस, XYZ, जितने भी एयरलाइंस हैं, ये अपने प्राइजेस ना बढ़ा देंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या देखेंगी कि अब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, डिमांड तो सेम है, मतलब डिमांड बढ़ गया रिलेटिवली, और प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही होता है जब होली दिवाली पे आप फ्लाइट बुक करने जाते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से प्राइजेस, जो फ्लाइट 4,000 की होती है वो 12,000 की हो जाती है, राइट, 3-3 गुना हो जाती है, 5-5 गुना भी हो जाती है। सो यही रीजन है कि अब लोगों को और दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी एयरलाइंस भी अपने प्राइजेस जो है इंक्रीज कर देंगे।
तो DBS cut CEO pay by 30% amid digital disruption। सिंगापुर का जो लीडिंग कॉर्पोरेट ग्रुप है DBS, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने CEO पीयूष गुप्ता की वेरिएबल पे कट कर दी है by 30% एज रिजल्ट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शंस एक्सपीरियंस बाय बैंक्स कस्टमर्स लास्ट ईयर। क्योंकि कस्टमर्स को डिजिटल डिस्ट्रप्शंस एक्सपीरियंस करने पड़े इसलिए। तो दिस अमाउंटेड टू 4.4 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर्स, 3.80 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब आप ये आता है कैलकुलेट होके। ये अनाउंस किया गया DBS ग्रुप द्वारा इन इट्स क्वार्टरली अर्निंग स्टेटमेंट्स। कलेक्टिवली जो CEO हैं और दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने 21% रिडक्शन लिया अपने वेरिएबल पे में। न्यूज एशिया चैनल का कहना है डिजिटल डिसरप्शंस के वजह से। माइक्रोसॉफ्ट बैक क्लाउड बॉडी इन टॉक्स ओवर EU डिस्प्यूट। माइक्रोसॉफ्ट यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन, ये देखिए यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन CISPE, ये अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें कि किस तरीके से टेक जायंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, राइट, ये टेक जायंट्स इन्हें कहते हैं। तो इनके जो लाइसेंसेस हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर की, इनके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरीके से, जैसे कोई भी क्लाउड बिजनेस है, राइट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल, उनके लाइसेंस जो सॉफ्टवेयर है उनके लाइसेंस को किस तरीके से यूज करें ये सारे टेक जायंट्स, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैटर्न्स और लाइसेंस होते हैं, राइट। एक सॉफ्टवेयर आप लेते हो, परचेज करते हो, तो यहाँ पे प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसी चीज होती है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यूरोप, आप यूरोपियन कमीशन को देखेंगे और यूरोपियन यूनियन को कि काफी ज्यादा वो स्टेप्स ले रहा है इसके अगेंस्ट। तो एसोसिएशन ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स इन यूरोप, ये जो यूनियन है, इनका कहना है कि इनके पास 2 डजन से ज्यादा मेंबर्स हैं और ये सब्सटैंशियल प्रोग्रेस करना चाहता है ऑन द डिस्प्यूट, लेकिन अभी डिस्कशन बहुत ही अर्ली स्टेज पे है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इसके बाद। इंडिया विल बी बिगेस्ट ऑयल डिमांड ग्रोथ ड्राइवर थ्रू 2030, ये कहना है IEA का। नेक्स्ट 7 years में, अगले 7 सालों में, इंडिया इज पोइज्ड to become primary source of global oil demand growth। ठीक है, ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है ना, ठीक है, इसका ग्रोथ होना है, इसका प्राइमरी सोर्स इंडिया होने वाला है अगले 7 सालों में। इवन अगर आप देखें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हमारा, प्रोजेक्टेड है कि कम होगा 22% से, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोजेक्शंस बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये डाइवर्जेंट ट्रेंड्स है ना, they are anticipated to have major implications for the country, with India already emerging as second largest importer of crude oil globally। इस वक्त इंडिया सेकंड सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर ऑलरेडी है, ठीक है। ये हाईलाइट किया गया IEA द्वारा, ठीक है, एट इंडिया एनर्जी वीक 2024। अब देखें आपकी जो ग्रोथ है, ठीक है, इन डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड चाइना इज इनिशियली एक्सपेक्टेड टू स्लो। जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, चाइना है और साथ में चाइना है, इनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ तो है कि कमी होनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस इनकी ग्रोथ की जितने भी प्रोजेक्शंस आई हैं, फोरकास्ट आई हैं, हम देखेंगे कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली इनकी। एंड देन रिवर्स, अ स्कैसिटी ऑफ न्यू डिस्कवरीज इन रीसेंट ईयर्स विल कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग टू 540,000 बैरल्स पर डे। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि इंडिया में भी स्कैसिटी हो गई, क्योंकि हमें कोई नया कोई रिग नहीं मिला, कोई ऐसा रिग नहीं मिला, कहीं हमने कोई ऑयल डिस्कवर नहीं किया जहाँ पे हमारे ऑयल रिजर्व्स हो। तो इंडिया को, क्योंकि इंडिया में कोई ऑयल रिजर्व्स नहीं मिले हैं अभी तक, तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी नहीं हमारी डोमेस्टिक। तो इस रीजन से ये कहा जा रहा है कि इंडिया की खुद की प्रोडक्शन भी कम होगी और इंडिया ग्रो भी करेगा काफी, जिसकी वजह से ऑयल डिमांड काफी ज्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट रहने वाला है। इंडिया एक मेजर प्लेयर बनने वाला है ग्लोबल ऑयल डिमांड में। India is on track to register increase in almost 1.2 million barrels per day। बैरल्स आप समझ रहे हैं, इस फोटो को आप देख पा रहे हैं, ये एक बैरल होता है, ठीक है, ऑयल का। तो पर बैरल हम लोग देखते हैं कि ऑयल किस रेट पे चल रहा है, जैसे $80, $100, राइट, पर बैरल की जब बात होती है। और यहाँ पे ये क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, ये क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोल नहीं है, इसके अंदर से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सारी चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ये कच्चा तेल इसे हम बोलते हैं, रॉ। So accounting for more than 1/3 of projected 3.2 million barrels per day global gains। तो अगर आप देखें, despite being relatively small oil producer with limited potential for near-term growth, India's domestic production accounted for just 13% of country's supply needs। बहुत ही स्मॉल ऑयल प्रोड्यूसर है इंडिया, बहुत ही ग्रो मतलब पोटेंशियल भी कम है, और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहा है, हमारे टोटल जितना हम कंज्यूम करते हैं उसका 13% ही हमने सिर्फ प्रोड्यूस किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्पाइट रिन्यूड एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज एंटिसिपेटेड टू कंटिन्यू डिक्लाइन। डिस्पाइट रिन्यूड एफर्ट्स, कंटिन्यूस एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लगाए कि फॉरेन अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट लेके आए इंडिया में, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ये अब भी एंटिसिपेशन नहीं है कि कम ही होता रहेगा आगे भी। तो आगे इस आर्टिकल में ऐसा कुछ आपको खास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ ऑयल के ही नंबर्स मिल रहे हैं, बट वी नो कि इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा आगे ऑयल इंडस्ट्री में, ग्लोबल ऑयल डिमांड में। सो यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की नजर आएगी कि इंडिया का ग्रोथ कैसा है, और उसी के हिसाब से जितने बड़े मेजर इकोनॉमीज हैं वो अपने ऑयल प्रोडक्शन को चेंज करेंगे। Nadella to CEOs, adopt AI, don't sit on the sidelines। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने कहा कि इंपेरेटिव है फॉर इंडिया एंड यूएस टू कोऑपरेट ऑन एआई नॉर्म्स। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला 2 दिन के विजिट पे इंडिया है, एंड बुधवार को उन्होंने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि हम साइडलाइंस में ना बैठे, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन यहाँ पे शेप ले रहा है और हमें साइडलाइंस में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। एड्रेसिंग इंडिया टॉप सीईओज इन मुंबई, इंडियन बॉर्न चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया डेकेड एट द हेल्म ऑफ ग्लोबल टेक मेजर, उन्होंने कहा कि कंट्री के जो बिजनेस लीडर्स हैं इंडिया के, उन्हें एफर्ट्स रैप अप करने चाहिए एआई को लेकर, कि वो अपने ओन यूज केसेस बनाए एआई के और उनका इम्पैक्ट देखे, साइड में ना बैठे रहें, क्योंकि एआई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस वक्त। सो उन्होंने एआई को रेफर किया एज पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी जिसे डिफ्यूज करना चाहिए बहुत ही फास्ट, पूरी दुनिया में हर जगह फैलाना चाहिए, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का, उनका ये भी कहना था। तो कंपेयरिंग द करंट एआई एवोल्यूशन टू द एरा जहां पे पर्सनल कंप्यूटर्स वर कमिंग अप, मतलब जब पर्सनल कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे, जब कंप्यूटर्स पहले एक टाइम पे सिर्फ साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स बड़े बड़े कॉलेजेस में यूज होता था, बहुत ही टेक्निकल लोग यूज करते थे, उससे वो शिफ्ट हुआ लोगों के पास, नॉर्मल जनता पर्सनल कंप्यूटर्स यूज करने लग गई, वैसे ही ये एआई है अब। और उनका कहना है कि आई फील द एआई एज इज सिमिलर एंड पीसी ब्रॉट इंफॉर्मेशन टू आवर फिंगर टिप्स, एआई इज ब्रिंगिंग एक्सपर्टीज टू आवर फिंगर टिप्स। पर्सनल कंप्यूटर से क्या हुआ, इंफॉर्मेशन आई हमारे फिंगर टिप्स पे, एंड एआई से क्या हो रहा है, एक्सपर्टीज आ रही है यहाँ पे, एंड विद को पायलट दिस इज एविडेंट इन द प्रोडक्टिविटी गेन्स। तो फॉर इंस्टेंस जो रिसर्च आई है ऑन अर्ली यूजर्स ऑफ को पायलट फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, उन्होंने देखा कि 29%, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, 29% फास्ट उन्होंने काम किया है, सीरीज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग सर्चिंग, राइटिंग एंड समराइजिंग। सो इनका ये कहना है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो सकती है अगर वो एआई को इंटीग्रेट करें अपने काम में। और ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा कि अगर हम एआई यूज करते हैं या फिर लैंग्वेज मॉडल्स यूज करते हैं, लेट्स से चैट जीपीटी हो गया या फिर परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है, अगर हम इन्हें यूज करते हैं तो काफी ज्यादा हमारा काम फास्ट हो जाता है। सो दिस इज नॉट रॉन्ग। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।